हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। चलते हैं आज फिर एक नए लेक्चर के साथ। कल तक हमने जो डिस्कस किया था वो था इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर कुछ और बातें हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद अपन प्रोसीड करते हैं और आगे चलेंगे माइटोसिस की तरफ। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये मैंने इंटरफेस का बनाया है। अब मैंने आपको ये इसलिए बताया कि इंटरफेस के डायग्राम को आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाता है कि क्या क्या सिचुएशन वहां पर है। कल जब अपने इंटरफेस डिस्कस किया था तो वहां मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कंटेंट जो है डीएनए है वो कैसा हो जाएगा, डबल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, देखो यार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपको प्रॉपर दिख रही है। मैं इस पार्ट्स को लेबल करते जाती हूँ ताकि आपको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ये जो हो जाएगा आपका डीएनए कंटेंट, ये जो हो जाते हैं और सेंट्रियोल्स हो जाते हैं। यानी जब भी इंटरफेस अकर होती है तो इंटरफेस के अंदर सेंट्रियोल जो है अपने जैसा कि जैसा एक सेम डॉटर सेंट्रियोल भी बना देता है। ये कंडीशंस कहाँ होती है, इंटरफेस में होती है। इंटरफेस में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस करना होता है, वो होता है सी वैल्यू। अब सी वैल्यू क्या होता है, टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है एक न्यूक्लियस के अंदर वो कितना है। यानी स्टार्टिंग में जब किसी जाइगोट की आप बात करते हो तो उसका न्यूक्लियस के अंदर उसका कंटेंट कितना रहते हो आप, 2n। जाइगोट का सिचुएशन 2n है तो ये 2n क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेट इन द क्रोमोसोम। लेकिन जब सेल डिवाइड करती है तो डिवाइड करने के दौरान इंटरफेस के बाद उसका जो कंटेंट हो जाता है वो कैसे लिखेंगे आप, यानी स्टार्टिंग में 2n है उसका, लेकिन उसकी सी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4c। ये 4c क्यों हो जाता है, बिकॉज डीएनए का जो अमाउंट है वो कैसा हो गया, डबल हो गया। वो कहाँ हुआ, एस फेज के टाइम पे हुआ। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि सी वैल्यू कैसे हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है। लेकिन जब आगे एनाफेज की तरफ आप जाएंगे तब आपको ये और क्लियर हो जाता है कि ये ऐसा आगे जाके यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। जब भी इंटरफेस की बात आप पढ़ते हैं उसके बाद इंटरफेस जब फिनिश होती है तो माइटोसिस चालू होता है। उससे पहले कुछ और चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले अगर आप देखें तो इंटरफेस जो होता है यहाँ पर 3 तरह के चेक पॉइंट्स होते हैं। कितने होते हैं, 3। इंटरफेस और ये माइटोसिस के साथ में चेक पॉइंट्स। अब ये चेक पॉइंट्स मैं आपको बताऊं कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल जो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था, मैंने आपको बताया था, ये बताया था G1, ये बताया था S, ये बताया था G2 और ये बताया था M फेज। तो एक चेक पॉइंट जो होता है वो कहाँ होता है, यहाँ होता है जहां G1 खत्म होती है। दूसरा चेक पॉइंट G2 जहां खत्म होती है वहां होता है, और तीसरा चेक पॉइंट यहाँ मेटाफेज की तरफ होता है। तो कितने चेक पॉइंट हो गए, 3 चेक पॉइंट हो गए, G1, G2 और M चेक पॉइंट। अब इनका काम क्या होता है, जब भी कोई सेल डिवीजन होता है तो उसको बार बार चेक किया जाता है। और बार बार चेक करने का रीजन सिर्फ इतना है कि अगर कोई मिस्टेक डीएनए में रह गई तो क्या होगा, सेल के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा। और अगर म्यूटेशन हो गया तो वो सेल कैसी हो जाएगी, हार्मफुल हो जाएगी। यानी आपने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम्स, डाउन सिंड्रोम्स ये सब पढ़े हैं। इसमें आपने अगर ध्यान हो आपको तो डीएनए की जो कॉपीज हो जाती है वो क्या हो जाती है, ज्यादा या कम हो जाती है। और कई बार सेल अगर चेक पॉइंट बराबर से काम नहीं करे तो सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर म्यूटेशंस जाते हैं और उस म्यूटेशन की वजह से क्या हो जाता है, सेल अपना काम बराबर नहीं कर पाती है। सबसे पहला जो चेक पॉइंट होता है G1, इस चेक पॉइंट का काम क्या होता है, एक तो ये चेक करता है कि ग्रोथ बराबर हुई है कि नहीं हुई है, यानी जो सेल का कंटेंट है वो बराबर एनलार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है। जो डीएनए वो आगे एस फेज की तरफ भेज रहा है क्या उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, एटीपी बराबर बने हैं या नहीं है, सीडीके और साइक्लिन्स को भी एक्टिवेट करा देता है। तो ये सारा जो चेक पॉइंट है इसका मेन फोकस ये होता है कि डीएनए जो एस फेज में रेप्लिकेशन के लिए भेजा जाएगा वो बिल्कुल ओके है या नहीं। तो पहला इसका हो गया फंक्शन। फिर अब एस में कोई चेक पॉइंट नहीं होता है, सीधा कहाँ आ जाते हैं, G2 में हो जाते हैं। तो ये G2 वाला जो चेक पॉइंट होता है ये दोनों कामों को चेक करता है, डीएनए बराबर से रेप्लिकेट हुआ है या नहीं हुआ है, प्रोटीन्स जो बनी है वो बराबर से बनी है, और जो ट्यूबुलेंस है उसका नंबर बराबर है या नहीं। बिकॉज जब भी ट्यूबुलेंट होगी तभी क्या होगा, आगे जाकर ये जो प्रोसेस हो रही है ये होगा, एटीपी का अमाउंट बराबर है या नहीं, ये सारा चेक करता है। उसके बाद यहाँ माइटोसिस में जो एम वाला चेक पॉइंट होता है इसका काम क्या होता है कि जो डीएनए सेपरेट हो रहे हैं
वो बराबर से हुए हैं या नहीं, या फिर स्पिंडल फाइबर से पक्के से चिपके हैं या नहीं। तो यहाँ पर इनका जो जुड़ाव है ये देखने के लिए क्या होता है, एम चेक पॉइंट होता है। तो इस तरह से सेल वर्क करती है। अगर चेक पॉइंट्स ने चेक कर लिया कि ये बराबर नहीं है तो उसको वहीं अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसको आगे प्रोसीड नहीं किया जाएगा जब तक उसको ओके ना कर दिया जाए। बिकॉज हमारी बॉडी में डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म भी होती है, तो डीएनए जो डैमेज होते हैं उनको रिपेयर भी किया जाता है, और अगर कोई मिस्टेक रह गई है तो उसको क्योर करके फिर आगे उस सेल को प्रोसीड किया जाता है। अब अगर अपन इंटरफेस के बाद बात करें तो वापस क्या स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से आपका पूरा एम फेज स्टार्ट हो जाता है। इंटरफेज में सेल ने खुद को मेटाबॉलिकली पूरी तरह से एक्टिवेट किया, लेकिन अब आगे जाके क्या होगा। अब अगर मैं बात करूं, ये मान लीजिए ये स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है, उसी से आपको इस स्ट्रक्चर को याद करना है। बिकॉज सेल डिवीजन एक ऐसा पोर्शन है, अगर आपको डायग्राम अच्छे से याद है तो आप उसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी यहाँ बिल्कुल अच्छे से राउंड थी, लेकिन यहाँ पर कम कम है। तो आप पहला पॉइंट ये लिख सकते हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कैसी होने लगती है, डिसअपियर होने लगती है धीरे धीरे। और वो डिसअपियर क्यों होती है, बिकॉज एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, आरएनएज होंगे, वो भी उसको ब्रेक डाउन कराने में हेल्प करेंगे। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगती है। जहां पर भी ये क्रोमोसोम्स होते हैं वहां काइनेटोकोर्स बनने चालू हो जाते हैं, यानी सेंट्रोमियर के दोनों तरफ क्या बनेंगे, काइनेटोकोर्स, फॉर्मेशन ऑफ काइनेटोकोर्स। अब देखिए ये जो आपको ड्रॉ दिख रहा है, यानी जो सेंट्रोमियर्स है वो किसका फॉर्मेशन करने लग गए हैं, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करने लग गए हैं। यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर भी कैसा हो गया है, फॉर्मेशन ऑफ और यहाँ पर देखो बहुत पास पास थे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, दूर दूर जा रहे हैं। तो जो ऑपोजिट पोल्स पे सेंट्रोमियर जाने लग जाते हैं, यानी ये फोर्थ फंक्शन यहाँ हो जाएगा, ऑपोजिट पोल पे जाने लग जाते हैं। कौन कौन जाने लग जाते हैं, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स एंड फाइनली दे सिचुएटेड एट एंटीपोडल फॉर्मेशन। एंटीपोडल हो जाएंगे, एंटीपोडल का मतलब होता है एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा। अब जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो भी तीन तरह के होते हैं। एक स्पिंडल फाइबर जो होता है वो होता है पोलर, एक होता है काइनेटोकोर वाला, और थर्ड जो होता है वो होता है एस्ट्रल। ये डिफरेंसेस भी आपको ध्यान रखना है, बिकॉज जो काइनेटोकोर वाला होता है वो कौन सा होता है, ये जो काइनेटोकोर वाला प्लेस है ना वहां से जुड़ा रहता है। पोलर वाला जो होता है वो सेंट्रोमियर से निकल के सेंटर की तरफ आता है, और थर्ड जो एस्ट्रल वाला होता है ना वो सरफेस की तरफ जाता है, यानी सेल के बाहर की तरफ। तो ये तीन तरह के स्पिंडल फाइबर्स आपको याद रखना है। यानी प्रोफेज जो होती है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो होंगे वो बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में हो जाते हैं, बिल्कुल क्लियरली आपको दिखने लग जाएंगे कंडेंस फॉर्म में। जो यहाँ एकदम मिक्सिंग थे ना, यहाँ प्रॉपर ये क्रोमेटेड फॉर्म में आपको दिखने लग गए हैं। तो फिफ्थ बात आप यहाँ क्या कह सकते हो, क्रोमोसोम कंडेंस, प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखने लग गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और अब न्यूक्लियोलस जो था, यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी थोड़ा थोड़ा करके डिसअपियर होने लग जाता है। जब मैंने न्यूक्लियस आपको पढ़ाया था कि प्रोफेज रीअपियर इन न्यूक्लियोलस, सॉरी डिसअपियर इन न्यूक्लियोलस, डिसअपियर इन प्रोफेज एंड रीअपियर इन टेलोफेज, ये बात मैंने आपको वहां पर भी बताई थी। तो यहाँ पर क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे वो भी डिसअपियर होने लग जाता है। तो ये आपकी पूरी प्रोफेज की बात होती है। तो प्रोफेज को भी आगे जाकर कैटेगराइज किया जाता है, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, प्रोफेज। तो मेन प्रोफेज में सारी ये बातें होती है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिसअपियर होने लग जाएगी, क्रोमोसोम कंडेंस होकर प्रॉपर विजिबिलिटी में आ जाएंगे, सेंट्रियोल्स जो है वो अलग अलग पोल्स पर जाने लग जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, काइनेटोकोर्स जो है उनका प्रोडक्शन होने लग जाएगा। तो ये सारी बातें कहाँ हो जाएगी, आपकी प्रोफेज में हो जाती है। फिर जब आप आगे प्रोसीड करते हो तो अगली स्टेज, इसको अब मैं यहाँ लिख दूं प्रोफेज, अब इसका नाम आपको पता चल गया ना, प्रोफेज। अगली स्टेज जो होती है वो होती है मेटाफेज। अब इस मेटाफेज में आपको क्या दिख रहा है कि ये जैसे कोई एक प्रेयर कर रहे हो वैसे लाइन में आ गए हैं। तो इक्वेटोरियल प्लेट पर जब क्रोमोसोम्स आ जाते हैं वो कौन सी स्टेज होती है,
मेटाफेज होती है। और ये स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी क्रोमोसोम की स्टडी की जाती है तो इनकी जो विजिबिलिटी होती है वो मेटाफेज में बहुत अच्छी होती है। इसीलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, इस स्टेज में जाकर क्रोमोसोम्स की स्टडी भी करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम है प्रॉपर, उनका जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल सेंटर में है, और वहां पर कौन सी काइनेटोकोर जो है वो काइनेटोकोर फाइबर्स बने हुए हैं। स्पिंडल फाइबर का एक फॉर्म बताया ना मैंने, काइनेटोकोर फाइबर, वो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ ज्वाइन हुआ है। देखिए ये यहाँ अगर आप देखेंगे इनको प्रॉपर, अगर सर्कल्स में बनाऊं तो इन सर्कल्स की फॉर्म में आप देख सकते हैं कि ये जो है बिल्कुल सेंटर में सेंट्रियोल्स है। वो सेम कलर से होने की वजह से विजिबल नहीं था तो मैंने उसको डार्क किया है। तो जहां पर सेंटर में सेंट्रियोल्स है उसके चारों तरफ जो काइनेटोकोर बने थे वहां पर काइनेटोकोर फाइबर्स क्या हो रहे हैं, ज्वाइन हुए हुए हैं। तो और वो एकदम अलाइन हो गए हैं एक लाइन के अंदर। तो जो मेटाफेज कंडीशन होती है उसमें मेनली क्या हो जाता है, काइनेटोकोर्स ज्वाइन हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स comes on equatorial अब जब भी क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ आ जाते हैं तो ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, बिल्कुल अलाइन हो गए हैं, और अलाइन करने के बाद उनकी स्टडी आप प्रॉपर कर सकते हो। ये अलाइनमेंट का रीजन इतना सा होता है कि जो अब आगे जाकर क्रोमोसोम सेपरेट होने हैं उनका प्रॉपर एकदम लाइन बन जाए। यानी अगर आपको 2-4 लोगों को छांटना है कि लंबे कौन से हैं, बौने कौन से, तो आप क्या करते हो, एक लाइन बना के उनको खड़ा कर देते हो। तो जो लंबे होते हैं उनको अलग, बौने होते हैं उनको अलग। तो वही चीज यहाँ पर सेल कर रही है। सेल क्या करती है, उनको इक्वेटोरियल प्लेट पर लाकर खड़ा कर देती है। और जब भी सेल डिवीजन होता है ना, सेल डिवीजन के टाइम ये सारी चीजें जो हो रही है इसमें ये मेटाफेज इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आगे जाकर क्या कराएगी, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स कराएगी। यहाँ मेटाफेज के अंदर जब भी कोई सेल आती है तो मेटाफेज में क्या हो जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनका भी रोल बहुत अच्छा प्ले होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करेंगे, यहाँ ज्वाइन हुए हुए हैं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स या ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये कितने अच्छी तरह से ज्वाइन हुए हैं, इनको भी चेक किया जाता है एम चेक पॉइंट के द्वारा। तो ये हो जाती है मेटाफेज की बात। अब मेटाफेज के आगे जो स्टेज आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पोल्स की तरफ क्रोमोसोम्स जो है वो, क्रोमेटिड्स जो है वो क्या कर रहे हैं, मूव्स कर रहे हैं। The sister chromatids are moving by dividing into the daughter chromatids and towards the pole। तो ये जो है वो कौन सी स्टेज जाती है, आपके एनाफेज हो जाती है। तो एनाफेज में सबसे अच्छी बात आपको क्या दिख रही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मूवमेंट्स टुवर्ड्स द पोल। और एनाफेज को इनिशिएट करने के लिए सेल एक आयन को भी रिलीज करती है, उसे बोलते हैं कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन का रिलीज करके एनाफेज को प्रमोट कराया जाता है। और एनाफेज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहीं पर जाकर जो आपकी सी वैल्यू है वो एन वैल्यू के बराबर हो जाती है। यानी जहां मैंने ऊपर आपको सिखाया था कि 2n के अंदर डीएनए कंटेंट डबल होने की वजह से 4c हो जाता है, यहाँ पर वो जाकर 4n and 4c हो जाता है। मतलब क्रोमोसोम भी उतने ही हैं और जो सेल जो है उसमें डीएनए कंटेंट के साथ साथ क्रोमोसोम्स का नंबर भी बढ़ रहा है। पहले क्या था, एक ही जगह पर दो तरफ से जुड़े हुए थे क्रोमोसोम्स, पहले इस तरह से थे, यानी ये इस तरह से थे, तो मतलब 4c कंटेंट होता था, लेकिन हम क्या कहते थे, 2c कहते थे। लेकिन अब इसमें सेपरेट हो गए तो इसमें c वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, c वैल्यू 4c है, और इसमें n की वैल्यू भी, यानी टोटल नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम भी कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि व्हेन c वैल्यू बिकम्स सिमिलर टू द n वैल्यू, किसके साथ हो जाएगी, एनाफेज के अंदर। अब देखिए जब आप आगे जाते हो, एनाफेज जब कंप्लीट हो जाती है, एनाफेज में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपको दिख नहीं रही है, कुछ भी यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है। एनाफेज से जब आप आगे आते हो, एनाफेज आते आते थोड़ा बहुत साइटोकाइनेसिस हल्का सा पीछे पीछे तरफ स्टार्ट होने लग जाता है, लेकिन हम हमेशा से साइटोकाइनेसिस को बाद में स्टडी करते हैं, बिकॉज पहले आपको क्या स्टडी करना होता है, कैरियोकाइनेसिस, जो आप स्टडी यहाँ तक करते हैं। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवाइड होना, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। एनाफेज जब कंप्लीट होती है तो आगे जाकर होता है, बिल्कुल दो सेल्स बनने लगी है, इसको बोलते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में वो सारे काम होते हैं उल्टे, जो कहां हो गए हैं, आपके प्रोफेज में हो गए। यानी देखो प्रोफेज में मैंने आपको बोला था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगती है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होने लग जाएगी, बनने लग जाएगी वापस।
वहां पर मैंने बोला था न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लग गई, तो यहां पर न्यूक्लियोलस अपीयर होने लग जाती है। वहां पर क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम्स लॉन्ग हो जाते हैं। फिर वहां पर जो ये सारे देखो स्पिंडल फाइबर सारे में थे, लेकिन यहाँ पर जो माइटोटिक एपेरेटस होता है, माइटोटिक एपेरेटस वो हट जाता है। देखो कहीं पर भी आपको स्पिंडल फाइबर से दिख रहे हैं, सिर्फ सेंट्रियोल बचता है। तो माइटोटिक एपेरेटस डिसअपियर बट सेंट्रियोल रिमेन्स। ये सारी बातें कहाँ हो जाती है, टीलोफेज में हो जाती है। अब जब टीलोफेज होती है तो वहां पे देखो बिल्कुल स्लाइटला इस तरह से जो सेल्स बनने लग गई है, तो अब वो डिवीजन साइटोकाइनेसिस और अंदर की तरफ खिंचता है, यानी जो ये जो बन रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और डीप में डाला जाता है। और जब टीलोफेज कंप्लीट हो जाता है तो अगला स्टेप जो होता है वो होता है साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या हो जाता है, बिल्कुल प्रॉपर दो सेल्स बन जाती है। अब यहाँ तक तो पूरी बनी नहीं थी, यहाँ पे जाकर पूरी दो सेल्स प्रॉपर बन जाएगी। और जब ये सेल बन जाती है तो वहां पर जो आप 4C4N कह रहे थे ना, यहाँ पर ये हो जाएगी 2N and 2N। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है सेल्स साइटोकाइनेसिस होता है। और साइटोकाइनेसिस जब होता है वहां पे एक बात और आपको याद रखनी है, अगर वो प्लांट सेल में हो रहा है तो वहां पर सेल प्लेट बनेगी, अगर वो एनिमल सेल में हो रहा है तो वहां पर सेल फरो बनेगी। और फरो का मतलब यही है, ये खांच जो बन रही है ना, यही है साइटोकाइनेसिस में फरो का मतलब होता है। साइटोकाइनेसिस में सेल डिवाइड हो गई, अब साइटोप्लाज्म का अमाउंट जो है ना वो भी यहाँ पे प्रॉपर बढ़ने लग जाएगा और सेल्स नॉर्मल उसकी कंडीशन में आ जाती है। जहां प्रोफेज होती है यहाँ पर न्यूक्लियस देखो एम्प्टी होने लग जाता है, खाली 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 लग रहा है, यहाँ पर वापस वो रीफिलिंग वगैरह हो जाती है। तो इस तरह से आपका जो माइटोसिस है वो कंप्लीट होता है। माइटोसिस के अगर कुछ डाउट्स आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अपन कल चलेंगे मेयोसिस में। माइटोसिस जो है ऐसा डिवीजन होता है जहां पर इक्वल नंबर रहता है, स्टार्ट भी 2N से हुआ था और खत्म भी 2N पे हो रहा है। लेकिन यही अगर मियोसिस होता तो वो स्टार्ट 2N से होता, लेकिन बनती कितनी सेल, N करके बनती। माइटोसिस ऐसा नहीं है कि जर्म सेल्स में नहीं होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जब होता है वहां पर एक स्टेज में माइटोसिस भी होता है। तो ये आपको पूरा माइटोसिस मैंने समझाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।